Hi everyone, welcome to my channel. This is Ritik and you are watching DU Commerce. So in today's video, we are going to discuss again PYQs. So we are going to discuss 2022 CUET PG MCOM questions. So basically, we are going to discuss some PYQs, some selective PYQs. ठीक है, and the video will remain bilingual. ठीक है, तो वीडियो हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में भी रहेगी. सो ट्राई डूइंग इट. ठीक है, ट्राई डूइंग इट हिंदी और इंग्लिश एज वेल. सो अगर कोई भी मतलब अपनी भाषा रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. एनीवेज, सो हम लोग यहाँ पर सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले. सो 2022 के अंदर जैसा हमारा पैटर्न रहता था, पहले पैटर्न रहता था 100 क्वेश्चंस वाला कि 25 तो जनरल एबिलिटी के आएंगे और 75 हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे. तो सीधा शुरुआत कर रहे हैं हम 25 के बाद से. ठीक है, हमारे पास ये पेपर पड़ा है. ये पेपर आपको कहाँ पर मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, एंड जो भी लिंक आपको चाहिए वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ सिलेक्टिव यहाँ पर एमसीक्यूज करते हैं और उनकी प्रॉपरली मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा. ठीक है, थोड़े थोड़े यहाँ पर हम करेंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े. चलिए, जैसे ये रहा हमारे पास बॉडीज से आया है. जैसे कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है. ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? IRDA करता है. बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? RBI करता है. टेलीकॉम सेक्टर को TRAI. सो डी का फर्स्ट हो जाएगा. डी का फर्स्ट एक में ही है, तो हम ऐसे करके भी आंसर कर सकते थे. वेरी इजी. आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और अलग अलग प्रकार के एमसीक्यूज करेंगे. तो यहाँ पर बताया गया है द शेयर कैपिटल ऑफ RRB इज सब्सक्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक इन द रेशियो. यानी कि पहले यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, देन स्टेट गवर्नमेंट वाला रेशियो, देन उसके बाद स्पॉन्सरिंग बैंक वाला रेशियो. स्पॉन्सरिंग बैंक, तो ये किस रेशियो में रहता है? शेयर कैपिटल ऑफ RRB रीजनल रूरल बैंक कैसे सब्सक्राइब्ड है? तो वो कुछ इस प्रकार से सब्सक्राइब्ड है. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. तो सेकंड वन इज द राइट आंसर. तो ये भी आपको याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज है. जो याद रखने वाली चीज है वो आपको याद रखनी पड़ेगी. तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल फाइनेंस. सो दिस इज वेरी मच इजी. नाबार्ड है ना, वेरी बेसिक है ये तो. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक्स. बताइए, कमर्शियल बैंक्स की एसेट कौन सा इसमें से नहीं होता है? बताइए क्या? मनी लेंट टू कस्टमर, ये एसेट है. ये तो एसेट है, क्लियरली पता चल गया. डिमांड डिपॉजिट भी काइंड ऑफ बोल सकते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखो कैश रिजर्व विद RBI, हम कैश रिजर्व रखते हैं RBI के पास, यानी कि अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन, इसका कुछ पोर्शन हम RBI के पास रखते हैं एज अ रिजर्व, ताकि इमरजेंसी के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन हो सके. तो किसका हिस्सा हमने रखा है? हमने टोटल डिपॉजिट का हिस्सा रखा है. सो वी हैव कंट्रीब्यूटेड द अमाउंट फ्रॉम टोटल डिपॉजिट एंड टोटल डिपॉजिट इज द लायबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक. सो इट इज नॉट एन एसेट, आई बिलीव. ठीक है, थर्ड ऑप्शन कैन बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ मिस कर रहा हूँ तो कमेंट डाउन बिलो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि सर ये आंसर हो सकता है, या भैया जी ये आंसर हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following is the asset function of money? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम मेन क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे. जिसको मेरे को मतलब आज करवाने हैं, मेन जो क्वेश्चन करवाने हैं वो करवाऊंगा मैं, जो कंसेप्चुअल हैं थोड़े. जैसे कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, हमें क्या करना है? मनी सप्लाई बढ़ाना है इन द इकोनॉमी. ये वाली चीज आई थिंक मैंने करवाई हुई है मैक्रो के अंदर, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो. तो कहाँ पर वो आपको वीडियोज मिलेगी CUET PG से रिगार्डिंग? प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, मेरे चैनल के DU कॉमर्स चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना. वहां पर डेडिकेटेड वीडियो यानी कि डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, CUET PG 2025 MCOM से रिलेटेड. फ्री में वहां पर प्रिपरेशन में करवा रहा हूं, और ये जो वीडियोस लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए फ्री में, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं. सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हेयर. तो CUET PG के लिए और आगे UGC नेट वगैरह के लिए भी आप इस चैनल पर सब्सक्राइब्ड रहें. चलो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? बैंक रेट एंड CRR शुड बी इंक्रीज. अगर बैंक रेट बढ़ गया, देखो
इसके बारे में जानकारी अगर आपको नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक रेट क्या होता है। सबसे पहले बैंक रेट के बारे में बात करते हैं। दो ही कंसेप्ट है हमारे पास यहाँ पर, एक है बैंक रेट और एक है सीआरआर। लेट्स डिस्कस। बैंक रेट क्या है? एक ऐसा रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक लोन लेता है, किससे? आरबीआई से। ठीक है, यानी कि आरबीआई को क्या देगा? ब्याज देगा, यानी कि इंटरेस्ट देगा, एंड आरबीआई से लोन लेगा। ठीक है, लोन लेगा, ये वाला रेट होता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई कोलेट्रल नहीं रखवाना होता है, सिक्योरिटीज। ईजी है, दिस इज बैंक रेट। सो अगर ये बोल रहे हैं कि अगर बैंक रेट बढ़ गया, बैंक रेट का मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट का रेट जो है ये बढ़ गया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोन लेना कम हो जाएगा कमर्शियल बैंकों का। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट टू कमर्शियल बैंक। सो इफ देयर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, सो व्हाई वुड दे बी सो मच कि मतलब ले लेंगे लोन, है ना? नहीं ले पाएंगे वो लोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कमर्शियल बैंक के पास लोन कम आएगा और ये बाहर लोगों को लोन कम दे पाएंगे, तो इकोनॉमी के अंदर पैसा कम जाएगा। सो इस लॉजिक से मनी सप्लाई तो नहीं बढ़ेगा, तो बैंक रेट एंड सीआरआर शुड बी इंक्रीज, ये तो कट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? सीआरआर, हाँ सीआरआर हमसे पूछा गया है। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशो बोल सकते हैं, यानी कि टोटल डिपॉजिट का ऐसा प्रोपोर्शन, या पोर्शन जो हमने आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखा है, आरबीआई के पास रिजर्व रखा है। इजी। तो अगर इस चीज को बढ़ाएंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा, तो ये तो होएगा ही नहीं, किसी भी सेंस में नहीं होगा। तो सीआरआर शुड बी इंक्रीज, नहीं, इसको हटा दो। तो हमारे पास फर्स्ट कट गया, थर्ड कट गया। बाकी देखते हैं, बोथ बैंक रेट एंड सीआरआर शुड बी इंक्रीज। हमें इस चीज से पता चला था, फर्स्ट वाले से पता चला था कि बैंक रेट बढ़ाना नहीं चाहिए, बैंक रेट कम करना चाहिए। तो बैंक रेट इंक्रीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको भी डालो। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ऐसे एलिमिनेट करके तुम लोग बहुत आसानी से कर सकते हो आंसर। ठीक है, जल्दी से आंसर करो और जल्दी आगे बढ़ो, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बचती है। एक क्वेश्चन की टाइमिंग जो आप बचाओगे वो दूसरे क्वेश्चन पे लगा सकते हो, जो मुश्किल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखते हैं। राइजिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर द रिजल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, बढ़ती हुई प्रोत्साहन लागत और कम होती लाभ की गुंजाइश का कम होना निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो अगर बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा आप लोगों के बीच में, आप कंपनियां हो, अलग अलग प्रकार की कंपनियां हो, ठीक है, तो आपको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना सामान बेचने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपनी सर्विसेज बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी ना, हाई एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। तो हाई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपकी आएगी, यानी कि प्रमोशन कॉस्ट आपकी बढ़ने लगेगी, और प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है आपके कम हो जाए। सो इसका मोटा मोटा एग्जाम मतलब आंसर क्या होगा कि हाइटेंड कंपटीशन, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और लॉजिक से देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वो एक चीज, एक स्पेसिफिक चीज को लेकर लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली लॉजिक लगाकर हमारा थर्ड आंसर बन रहा है। अगर आपका कुछ और बन रहा है और कोई आपके पास लॉजिक है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट वाले करते हैं बस अभी के लिए हम लोग। ठीक है, चलिए, जैसे कि अब ये वाला आ गया, ये क्या है हमारे पास? ये है 4 P's, मार्केटिंग के 4 P's हैं। किसने दिए थे? हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेवलप किए थे नील बोर्डन ने। ठीक है, नील बोर्डन ने सबसे पहले डेवलप किया, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाया किसने? जेरेमी ई मैकार्थी ने। JE मैकार्थी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैकार्थी ने, स्पेलिंग देख लेना बस। मैकार्थी ने इसे आगे बढ़ाया, यानी प्रॉपरली 4 P's दिए। तो श्रेय किसको जाता है? क्रेडिट किसको जाता है? JE मैकार्थी को जाता है। और नील बोर्डन ने सबसे पहले इसको यूज किया था, मतलब मार्केटिंग मिक्स नाम को यूज किया था। ठीक है, इस 4 P को नहीं, नील बोर्डन ने किसको यूज किया था सबसे पहले? मार्केटिंग मिक्स वर्ड को यूज किया, डन हो गया। और JE मैकार्थी ने इसको डेवलप किया 4 P's को। इतना आपने ध्यान में रखना है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। मैं कोशिश करूंगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक पूरी वीडियो ले आऊं, यानी कि एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाएगी। अगर वो चाहिए कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, अभी की भी कमेंट करना, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत है किल्लत, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोज लेकर आऊँ, और
इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँ। तो जैसे कि अगर मैं अभी आप चाह रहे हो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की वीडियो मैं लेकर आऊँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जिसके अंदर मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा सारा का सारा मार्केटिंग मैनेजमेंट आपके सीयूईटी पीजी के लिए, तो कमेंट डाउन बिलो अभी की अभी। ठीक है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये 4 पी होते हैं, पहले तो ये समझ लो। और 7 पीस भी होते हैं। 7 पीस कब आ जाते हैं? जब सर्विसेज को आप इंक्लूड कर देते हो, सर्विसेज आ जाता है। तो वहां पे जो अतिरिक्त जो एडिशनल 3 पी है ना, वो कौन से होते हैं? पी होता है प्रोसेस, ठीक है, फिर एक होता है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस यानी कि ये सर्विसेज से रिलेटेड है। सर्विसेज कौन देगा? पीपल देगा, यानी कि इनसेपरेबल होती है सर्विसेज, ये आपने ध्यान रखना है। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस यानी कि सर्विसेज देने को ना एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है सर्विसेज देने का। मान के चलो किसी कहीं पर जा रहे हो, मसाज करवाने जा रहे हो, भाई थाईलैंड जा रहे हो मसाज करवाने, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है? एक पर्सन जो है आपको मसाज कर रहा है, वो पर्सन मसाज करेगा, फिर दूसरा पर्सन आएगा उसकी मसाज करेगा, तो वो सब्जेक्टिव है ना। किसी की मान लो अच्छे से मसाज कर दी, किसी की कम अच्छे से मसाज कर दी, तो वो सब्जेक्टिव रहता है। तो इस सब्जेक्टिविटी को कम करने के लिए, इस इनकंसिस्टेंसी को कम करने के लिए, ये वर्ड पे ध्यान देना, ये मैं बोल रहा हूँ ना, इनसेपरेबल, इनकंसिस्टेंसी, ये सर्विसेज की चीजें हैं। तो इस इनकंसिस्टेंसी को कम करने के लिए प्रोसेस का यूज किया जाता है। एक प्रक्रिया लेकर आते हैं कि इस प्रक्रिया को फॉलो करो और सर्विसेज की जो इनकंसिस्टेंसी होती है ना, उसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रिड्यूस करता है बेटा? यहां पर लिख दो इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। और पीपल क्या देता है? यानी कि इनसेपरेबल है, जो व्यक्ति दे रहा है सर्विस उससे जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, लॉयर का एग्जांपल ले लो, है ना। फिजिकल एविडेंस क्या हो गया? उसका एक्चुअल में एविडेंस, उसका फिजिकल एविडेंस। मान के चलो आपने मसाज करी और मसाज के बाद आप बिल्कुल चंगे हो गए, पहले आपका बॉडी पेन हो रहा था बट अब आप चंगे हो गए, तो उसका फिजिकल एविडेंस है वो कि सर्विसेज आपको मिली है ना। तो ये होता है, बस ये ध्यान रखना। अब ये करते हैं लोकेशन, फैक्ट्री लोकेशन, तो ये मुझे लग रहा है प्लेस ही होगा। डी का 4 आ रहा है, डी का 4 तो सभी में है। प्रमोशन, यस। पर्सनल सेलिंग, ये भी डन है। थर्ड आएगा सी का थर्ड इसमें है, सी का थर्ड इसमें है, बाकी दोनों को हटा दो, हटा दिया। प्राइस, क्रेडिट फैसिलिटी, एब्सोल्युटली राइट, उधारी पे देना। और प्रोडक्ट की वारंटी, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल ईजी था ये, लॉजिक से हो गया है ना, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लॉजिक से भी आंसर हो जाएंगे आपके। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। ये कर लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। एक फर्म जो है टू बी इन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम रहने के लिए अचीव्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली व्हेन, नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करती है, कब उसे मिलता है। याद करो, इसका एक आप डायग्राम भी बना के लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि हाँ ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पीछे से आ रहा होगा आपको डिस्टर्बेंस। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है लॉन्ग रन के अंदर, इतना आपको पता होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, ठीक है, जाके चेक कर लेना। नॉर्मल यार ये आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन, मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये तो होता ही, आपको बताइए, मैनेज कर लेना थोड़ा, ठीक है, बस थोड़ा सा मैनेज कर लेना। सो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल, अरे यार वाह वाह, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है लॉन्ग रन के अंदर परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म। सो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है कैसे आएगा, क्यों आएगा, इसका रीजन क्या होता था आपको पता ही है, सभी को पता है। क्या रीजन है बताओ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो, वो वाली माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली वो वाली कह रहा हूँ। हाँ, तो रीजन इसका है एंट्री एंड एग्जिट, है ना, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। तो इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा अभी मैं, सिर्फ हम सोल्व कर रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट वो उसे मिलता है वहां पर, और इसका जो रहता है कंडीशन वो क्या रहती है, हमारे पास ये वाला कर्व होता है, P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, है ना, ये रहता है। और क्या रहता था वहां पर कंडीशन की MC इक्वल टू MR रहेगा, और MC नीचे से कट कर रहा होगा MR को, ये रहती है। तो ये रहा हमारे पास MC, दिस इज MC। यहाँ पर अपने को इक्विलिब्रियम मिल जाता है इसका, ठीक है। और लॉन्ग रन है तो यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वहाँ पे कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है। तो ये पोजीशन पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो क्या बोल रहे हैं देखो, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल,
विल बी इक्वल क्या, देख लो जी, एब्सोल्युटली राइट है, फर्स्ट तो सही है हमारे पास यहाँ पर। और देखते हैं और कुछ है क्या, और क्यों बता रखे हैं। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल, देखो ये भी सही बता रहे हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वहाँ पर होती नहीं है, कोई भी वेरिएबल वाली कॉस्ट होती नहीं है लॉन्ग रन में, है ना। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू आई, व्हाट इज आई, एम सी इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर। हाँ ये हो सकता है, जैसे यहाँ पर एम सी इक्वल्स टू ए आर है, एम सी इक्वल्स टू ए आर है यहाँ पर, और ए आर इक्वल्स टू एम आर यहाँ पर, तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इन सबको हटा के ये फोर्थ वाला सबसे सही बन रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं गिवन है ना। हाँ तो फोर्थ ऑप्शन के लिए हम चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस विल बी हायर इन द मार्केट वेयर द डिमांड इज, ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, प्रूफ के साथ करवाया, आपको फिर से करवा देता हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर होगा, मोनोपोली में होगा, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। मोनोपोली में कहाँ पर, जहाँ पर दो मार्केट है हमारे पास, एक मार्केट यहाँ पर है, एक मार्केट यहाँ पर है। इलास्टिसिटीज इन दोनों मार्केट के अंदर डिफरेंट है, इस मार्केट के अंदर मांग चलते हैं हाइयर है और इसके अंदर लोअर है, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक इन सेकंड मार्केट, ठीक है। हमसे पूछा है हाइयर कहाँ पर चार्ज करेंगे, तो हाइयर चार्ज होगा जहाँ पर इन इलास्टिक है, ठीक है, लेस इलास्टिक थर्ड। इसका प्रूफ मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना, चलो दे ही देता हूँ यार, काफ़ी बच्चे होंगे जो सिर्फ एमसीक्यू देखते होंगे, है ना। चलो देखो प्रूफ करवा देता हूँ। यहाँ पर इलास्टिक वाली बनाओ पहले, तो ये लो इलास्टिक वाली बना दी, यही होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा नीचे कर लो, ये एक पॉइंट ले लिया, ये ले लिया, हल्का सा नीचे करो जरा, प्राइस हल्का सा नीचे किया, और देखो तुम खुद ही कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी हमारी यहाँ पर बढ़ी है। तो मान के चलो पहले प्राइस था 5 और क्वांटिटी बिक रही थी 10, अब प्राइस हो गया 4 लेकिन क्वांटिटी बिक रही है 20, तो तुम बताओ ज़रा क्या रहेगा। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और ये हाईली इलास्टिक वाली चीज़ है, ध्यान रखना। तो P इंटू क्यू होता है ना टोटल रेवेन्यू, तो बेटा कितना बन रहा था रेवेन्यू यहाँ पर, 5 इंटू 10 50 बन रहा था। अब कितना बनेगा देखो, 4 इंटू 20 कितना बनेगा, 80 बनेगा। तो देखो रेवेन्यू बढ़ा ना, तो टोटल रेवेन्यू हमारा यहाँ पर बढ़ा यहाँ पर क्या करके बढ़ा, इन जहाँ पर इलास्टिक वाली चीज़ है वहाँ पर प्राइस को रिड्यूस करके बढ़ा, तो प्राइस को यहाँ पर रिड्यूस किया और इसका इम्पैक्ट ये आया। इतना क्लियर है बच्चे। और इसका अपोजिट हो जाएगा बस हाईली वाले में, सॉरी इन इलास्टिक वाले में। इन इलास्टिक में ऐसे कर दो, वर्टिकल की तरह कर दो, थोड़ा सा उसके हटाकर। ये प्राइस पे बिक रहा था पहले 5 और 8, और अब देखो इसने बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो हल्की सी कम हुई है, बस 7 होगी, और प्राइस इसने 10 कर लिया था। तो पहले कितने पे बिक रही थी, पहले बिक रही थी 5 इंटू 8 यानी कि 40 पे, और अब जो रेवेन्यू आ रहा है इसको कितने का आ रहा है, 10 इंटू 7 का आ रहा है, यानी कि 70 का आ रहा है, पहले 40 का आ रहा था, तो 30 का इजाफा हो गया ना, बल्ले बल्ले होगी ना। तो प्राइस उस मार्केट में हाई रहेगा जहां पर इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। डन हो गया, तो लेस इलास्टिक, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the method of measuring elasticity of demand when change in price of a commodity is substantial? देखो जहाँ पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बता रखा है कि आर्क मेथड सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, सबसे बढ़िया मेथड होता है, क्योंकि ये एवरेज को शो कर रहा होता है ना। एवरेज क्या होता है, जो बेसिकली पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसलिए इसको एक बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसमें आंख बंद करके ये वाला ऑप्शन कर देना, और PYQs बहुत अच्छे से करना क्योंकि PYQs रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंशियल का क्या मतलब है, ज़्यादा भी बोल सकते हो आप, तो आर्क मेथड का वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। चलो, इफ़ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट टाइम व्हेन आउटपुट इज राइजिंग देन, तो इसका कॉस्ट कब आपको बनाना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा कुछ मान के चल लेते हैं, दिस इज MC, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, इस पॉइंट पे ऐसे होएगा और ऐसे होएगा, है ना, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एक बार कोशिश करते हैं करने की। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के अबव है एट अ पॉइंट व्हेन आउटपुट इज राइजिंग, ओके, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग, है ना, फॉल कर रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बताइए कोई दिक्कत है ना, यही पूछा है बस, बेसिक सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे ऐसी चीज़ें तुमसे पूछी नहीं जानी चाहिए वैसे, गेम थ्योरी, LPP, क्योंकि ये चीज़ें अपने को करवाते हैं एमकॉम के अंदर, पता नहीं पूछी गई है, ठीक है, और आप आराम से कर सकते हैं। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल का फीफो होता है, फीफो लीफो, है ना। LPP में हम क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ कर लेते हैं। गेम थ्योरी में हम क्या करते हैं, सैडल पॉइंट देखते हैं,
इसका ये हो गया। आई बिलीव कि यही आंसर होना चाहिए। सो ए का है थर्ड, बी का है 1, ए का है नहीं, ए का थर्ड तो कहीं नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो इसको हटा दिया जाए। ठीक है, मुझे तो नहीं आ रहा भाई, आप लोग कर सकते हो तो कर लेना। आगे बढ़ते हैं। EOQ ऑफ एन आइटम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एनुअल डिमांड टुगेदर। आपको पता ही है EOQ क्या फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, √2AB अपॉन में सी। सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। बी क्या, ए क्या है आपका? ए है आपका एनुअल डिमांड, ये रहा एनुअल डिमांड। बी क्या है आपका? बी है आपकी होल्डिंग कॉस्ट, या सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ये कैरिंग कॉस्ट को हम और क्या बोलते हैं? होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो EOQ ऑफ एन आइटम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एनुअल डिमांड टुगेदर विद डैश एंड डैश। तो क्या लेते हैं यहाँ पे? ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट लेते हैं। बहुत इजी सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आप कर सकते हो, कंपनी लो का है ये वाला वैसे तो। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन कौन सा यहाँ पर सही है, ट्रू है कंपनी लो के कंटेक्स्ट में। जैसे कि IPO के बारे में बोला गया है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, यहाँ पर बोले इनिशियल पब्लिक ऑब्लिगेशन, तो डी नहीं होगा। डी जहाँ पर है उसे हटा दो, ये हट गया, तो ऑल ऑफ दीज हट जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि ए सही है, बी सही है, ए सही है, बी सही है ना, ए और बी सही है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अब अपने को। सी और ई में से देख लो क्या सही है, बस ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अ पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन 30 कंपनीज एट द सेम टाइम। सही चीज़ है, मतलब ये भी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो ये आपके ऊपर डिपेंड, मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ऐसा नहीं है मुझे आता नहीं है, आप करो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका सीरियल नंबर आ गया, वाह, बड़ा टेढ़ा गंदा सा क्वेश्चन है। आप इसको देखो, याद करने का तरीका बता देता हूँ। नैरो लैक, नैरो लैक होता है ना, नैरो लैक वाला सीन, NROLAC। ठीक है, बस इसका ये कर लो, 1 2 3 4 5 6। मैं तो ऐसे याद रखता था, बस देख लेना कैसे आपको याद रखना है। नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो, अगर गलत है तो भी छोड़ दो। ठीक है, लेकिन याद करने का तरीका बता रहा हूँ। नैरो लैक, नेम क्लोज आता है सबसे पहले, नेम क्लोज फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट का फोर्थ है इन दोनों में। और फिर क्या आएगा? आर है कहीं पर, आर नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज नहीं है यहाँ पे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो थर्ड का 1 आ गया, तो बी का 1, और हाँ तो इन दोनों में तो ये दोनों हट जाएंगे पहले तो। फिर फोर्थ कौन सा है? ऑब्जेक्ट गया, लायबिलिटी एसोसिएशन। तो फोर्थ आप लिख सकते हैं, फोर्थ का सेकंड और सिक्स्थ का एसोसिएशन, ये वाला लिख सकते हैं। तो डी का थर्ड, डी का थर्ड कहाँ है? यहाँ पर है इन दोनों में, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे। इसका थोड़ा सा देख लेना, बस इसको ऊपर नीचे कर लेना, ऐसे करके ऊपर नीचे कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। स्टाफिंग इंक्लूड्स व्हाट? ट्रेनिंग, अप्रेजल, प्लेसमेंट, डायरेक्टिंग थोड़ी ना होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ABC। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कर लेते हैं। प्रिंसिपल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग प्रकार के, जो 14 प्रिंसिपल है ना हेनरी फ्यूल के और ऑर्गेनाइजिंग वाले, वो कर लेना बहुत अच्छे से। बाकी मैं बिजनेस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेकर आऊँगा, टाइम मिल जाए बस मुझे, है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव इफ इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। दोबारा से पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव इफ इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन सकता है? स्केलर चेन क्या है? स्केलर प्रिंसिपल क्या है? स्केलर प्रिंसिपल बोलता है कि एक ना हायरार्की फ्लो मतलब होती है जिससे इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं। तो स्केलर प्रिंसिपल तो नहीं होगा। इज इफेक्टिव, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव इफ इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। सो इट विल बी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लॉजिक से, है ना। और फंक्शनल डेफिनेशन का क्या मतलब है कि आपको प्रॉपरली आपके बारे में बता रखा है, आपकी ड्यूटीज़ के बारे में बता रखा है, प्रॉपर फंक्शंस के बारे में बता रखा है। तो ये वाली वो चीज़ थी। ठीक है, तो इस लॉजिक से हम थर्ड को आंसर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बस मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ है आपको, मतलब मैंने नंबर नोट कर रखे हैं जो मेरे को आपको करवाने हैं, वही करवाऊंगा अभी के लिए मैं सिर्फ। ठीक है, जैसे ये हो गया ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है,
है ना, इनफॉर्मल होता है शायद ये ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इन दोनों से हो जाना चाहिए शायद से। बी का फोर्थ है, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, तो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया। सेकंड और थर्ड में से आंसर होने वाला है टाइम एंड मोशन स्टडी, फिर आता है बजट। टाइम एंड मोशन स्टडी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, टूल्स ऑफ कंट्रोल आ जाएगा ये बजट। ठीक है, डी का हो जाएगा 1। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। सॉल्व नहीं करवा रहा मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन, खुद करना। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ना दो चीज़ों का पार्ट है। एक तो है प्रोडक्ट वाले का, ठीक है, नहीं प्रोडक्ट वाले को इसको हटाओ, यहाँ लिखो फंक्शनल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्लस में ऐड करो इसके अंदर डिविजनल। ठीक है, डिविजन, इन दोनों का मिश्रण से बनता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना। फंक्शनल कौन सा होता है, फंक्शंस के बेसिस पर, जैसे कि एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें। डिविजनल क्या होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे, कि आपके पास अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइन है, तो प्रोडक्ट लाइन में फिर तुम ऐड कर लोगे वो सारी चीज़ें, तो प्रोडक्ट के बेसिस पर है। आप इसको प्रोडक्ट वाला भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इन दोनों के मिश्रण से ये बनता है, आप इतना ध्यान रखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली खुद ब खुद देख लो कि क्या सही आंसर हो सकता है। ठीक है, डन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सके हैं। द स्केल ऑफ गुड्स एक्ट, पहले तो स्केल ऑफ गुड्स एक्ट कोई होता नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है, तो उसको मिस प्रिंट होगा, कोई नहीं। वॉज इनएक्टेड ऑन, बता दीजिएगा। ठीक है, अभी सिर्फ मेन मेरे को करवाने हैं आप लोगों के लिए, वहीं पर ही मैं भर रहा हूँ। जैसे इनकम टैक्स के दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो हमारे पास 3 सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। हमारे पास अकाउंटिंग सेंटर नहीं होता, तो इसको हटा दीजिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कह रहे हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली ना किससे रिलेट करता है, आपके मैनेजर से रिलेट करता है, कि मैनेजर को, उस मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो, और वो जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको सिर्फ वही टास्क दो, या फिर उसके लिए ही जिम्मेदार ठहराओ, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैनेजर रिलेटेड है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पूरे अच्छे से नहीं समझा रहा अभी, क्योंकि टाइम कम है अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपसे पूछा गया इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, रिमूव करता है, मैनेजमेंट रिमूव करती है। ठीक है, इंटरनल के बारे में है, तो ये ध्यान रखना। और जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है, वो ये बंदे करते हैं अपॉइंट, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलो चलो चलो, ये आपका बिजनेस मैथमेटिक्स आ गया। ये आपका आ गया, द मीन मंथली सैलरी पेड टू 77 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी वो 78। द मीन सैलरी ऑफ 32 ऑफ देम वाज इतना, एंड अदर ऑफ देम, अदर 25 वाज इतना, बट वाज द मीन सैलरी ऑफ द रिमेनिंग। ये आप निकाल लेंगे बहुत आराम से, है ना। आई होप सो कि आप निकाल लोगे, करवाने की जरूरत ना पड़े। अदरवाइज मेरी ना कोई 2022 वाली कोई वीडियो उठा के देख लेना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, वहाँ पर मैंने ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हुए हैं। ठीक है, और कौन से में मिलेगा तुम्हें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हुए हैं, बहुत ईजी है यार ये। ठीक है, बोला गया द मीन सैलरी ऑफ 32 ऑफ देम वो रुपीज इतना, 32 की तो मीन सैलरी 45 दे दी, 45 दे दी, एंड ऑफ दी अदर 25 इतनी दे दी, और अदर 25 की कितनी दे दी, 82 दे दी। कितना बचा, ये टोटल कितना हो गया, 57 हो गया ना टोटल। बचा कितना है, 20 बचे हैं, तो 20 की रिमेनिंग की पूछिए आपसे, निकल जाएगा आराम से। कैसे निकालोगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि 45 तो मीन सैलरी है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये बताओ जरा, बेसिक सा, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही होता है। इसके मुताबिक चीज़ों को लिख दो बस एक बार के लिए। जैसे कि इसका जो दिया हुआ है मीन सैलरी वो 45 दी हुई है, समीशन अपने को निकालना पड़ेगा, एन कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसका लिख लोगे कि 25 की 82 है ना, 82 दे रखी है, और
सॉरी 82 तो मीन है ना, तो इसको निकालना है, ये 82 आ जाएगा। ये चीज़ गिवन है, इनको कुछ कर के आप अपने हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं which of the following persons are not competent to contract। वाह, persons of unsound mind not competent, person disqualified by law not competent, all of these आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं कवर। चलिए अब ये वाला एक क्वेश्चन करना था हमें। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आपके स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टाइप ऑफ सैम्पलिंग होती है, मतलब सैम्पलिंग का सॉरी ये वो है क्वेश्चन। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक टाइप ऑफ सैम्पलिंग है जो कहलाती है क्या, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। एब्सोल्युटली राइट है। दो प्रकार के हमारे पास होते हैं, एक होता है रैंडम वाला यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक, और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि नॉन रैंडम। तो नॉन रैंडम का क्या मतलब है, जो होते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जैसे कि अपन दो हैं बंदे, तो मेरी चीज़ें मेरे पे डिपेंड करेगी, तेरी चीज़ें भाई तेरे पे डिपेंड करेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सब्जेक्टिव हूँ, मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से सैंपल को चूज कर रहा हूँ, तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहा हूँ ना। मेरे को जो लग रहा है, मान के चलो मेरे को ऐसे बंदे चाहिए जो चश्मा पहनते हैं, तो मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मैंने मेरे आसपास वाले दो बंदे उठा लिए जो मतलब, है ना, मैं उनके पास रीच आउट हुआ जिनके पास है चश्मा, जो मेरे आसपास के लोग हैं, तो मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मैंने सैंपल उठाया है, तो वो होता है सब्जेक्टिव और नॉन रैंडम। तो एब्सोल्युटली राइट। फिर कह रहे हैं कोटा सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक। नहीं, ये भी नॉन रैंडम होता है, ये भी होता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कोटा सैम्पलिंग में हम कोटा यानी कि क्वांटिटी सेट कर देते हैं बस, ठीक है। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। The total area of the normal distribution between average value plus minus 1.96 of the standard deviation is इतना। देखो थोड़ा सा मैं आपको करवाना चाहता हूँ ये चीज़। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम एक्स की वैल्यू यानी कि म्यू लिखते हैं यहाँ पे, फिर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे चले जाते हैं यानी कि म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ आता है म्यू प्लस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ आता है, डरना मत, टेंशन मत लो, म्यू प्लस में रट लो इसको 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरफ माइनस में कर दो बस इस चीज़ को, माइनस में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, यानी कि सिग्मा, म्यू माइनस में 2 सिग्मा, म्यू माइनस में 3 सिग्मा, ठीक है जी। ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं ना, यानी कि जी ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, डरना मत इतना, एम कॉम में पढ़ोगे ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो जी ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, हम यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू 1। तो यहाँ पे पुट करो तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 सॉरी ये 1 -1, ये -2, ये -3, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, एवरेज वैल्यू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज वैल्यू इतनी 1.96, यानी कि इसके यहाँ तक, यहाँ अराउंड, यहाँ और यहाँ अराउंड, इतना हमें एरिया निकालना है, ठीक है, इतना एरिया निकालना है। तो ये समझो कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे यानी कि इतना 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे कितना हो जाता है, ये हो जाता है 68 पॉइंट समथिंग 27 समथिंग %, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे जिसका एक्चुअली में हमें चाहिए इससे थोड़े से कम का चाहिए, तो वो हो जाता है 95.45 समथिंग, ठीक है। हमें चाहिए 1.96 का, हमने अभी निकाल लिया है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, 2 बीच से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे का निकाल लिया, जो कि कितना है 95.45। तो जाहिर सी बात है इससे कम होगा, हल्का सा कम कर दो तो बेटा 95% आएगा। लॉजिक इजी, आगे बढ़ते हैं। चलो विच फॉर्मूला हटाओ इसको, अभी जरूरत नहीं है इसकी, स्टैटिस्टिक्स की जो मेरे को करवाने अभी सिर्फ वही करवाऊंगा, ठीक है। बस खत्म होने वाला है, मेरे को 2-4 एक तो और करवाने थे बस। ये देखिए ये वाला कह रहे हैं कि रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है विच इज एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंसर्न। बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल हेल्थ इससे पता चलती है अलग अलग रेशियो को पता करके। रीजन बता रहे हैं, रेशियो एनालिसिस नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस इज ट्रू, पहली चीज तो है कि भाई ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, बट ये कारण नहीं है ना उस चीज का। रेशियो एनालिसिस वन ऑफ द टूल्स एम्प्लॉयड
know the financial health of a concern. रीजन कह रहे हैं रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सही बताऊं तो ये रीजन भी मुझे सही लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इट शुड बी फर्स्ट आंसर होना चाहिए इसका, मतलब रीजन सही बता रहे हैं, पूरा वो कर रहे हैं, रीजनिंग दे रहा है इस चीज़ की, ठीक है, कि वन ऑफ द टूल है, और नीचे आपको बता रहे हैं नॉट दी ओनली टेक्निक, तो मतलब रीजनिंग सही दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट होना चाहिए। बाकी आप अपना कमेंट सेक्शन में, मतलब अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में करेंगे अगर कुछ अलग है तो। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये भी इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए बस खत्म होने वाला है। ये कह रहे हैं कि ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर के, उसमें जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा इसका। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको नॉर्मल से बता देता हूँ, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, आपकी जो इनकम मिलती है उसमें से माइनस करते हो आप टैक्स, ये होती है डिस्पोजेबल इनकम। देखो कहाँ पर है, पर्सनल इनकम माइनस में डायरेक्ट टैक्सेस, तो मेरे ख्याल से यही लग रहा है मुझे, तो है ना, यही लग रहा है, इसको हमने माइनस करना है, तो बी का सेकंड आ रहा है क्या, बी का सेकंड सिर्फ यहाँ पर है, तो इसको हम चक देंगे फट्टे, ठीक है, बिल्कुल सही है, पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम सही है, तो ये आप कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं, बस आपके इतने ही करवाने थे मुझे, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है बस, है ना। आरबीआई आपको पता है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1935 के अंदर, याद रखना ये चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये आप जरूर करेंगे, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलो ये भी आपके लिए होमवर्क हुआ, ठीक है। अभी जल्दी से कवर कर रहा हूँ मैं, जो मेरे को आपको करवाने थे वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है, बाकी रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है, दैट इज़ वाई मैंने कम ही करवाए हैं। जो हमारे लिए रेलिवेंट था, जो थोड़े से कंसेप्चुअल थे, जो आने की संभावना है, चांसेस हैं आने के, वो मैंने करवाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें से और नहीं आ सकते, और भी प्रकार के आ सकते हैं, और इसमें से ही किसी प्रकार के आ सकते हैं, बट अभी सिर्फ सिलेक्टिव ही करवाने थे, और वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखना था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू डू सो। अगर आपको फील होता है ऐसा कि सही है वीडियो और आपको समझ आया है, हेल्प हुआ है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड, और अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी CUET PG एमकॉम 2025 की, क्योंकि अगले साल से सारा सीन चेंज हो जाएगा, 1 साल की हो जाएगी एमकॉम, तो वो देखते हैं कि कैसे आप अप्लाई करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी इस चीज़ को लेकर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।